Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from Double G Triple S हिसार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट सेशन में क्या किया था याद है आपको? इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार। आई होप आप लोगों को याद होगा। और उसी में मैंने आपको उसके टाइप्स करवाए थे। टाइप्स में मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। वन इज़ होलसेल ट्रेड एंड अदर इज़ डिटेल ट्रेड। और मैंने तब भी आपको साथ के साथ ये भी बताया था कि इन पे हम फुल फ्लेज एक चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड दैट इज़ होलसेल ट्रेड। लेकिन इस पर बात करने से पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि आज हम अपने लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे होलसेल ट्रेड क्या होता है, किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, उसकी फीचर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और होलसेलर जो है वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, किस किस को क्या सेवाएं देता है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। और एज़ यूजुअल जैसा कि हम हर चैप्टर के एंड में करते हैं, हम एक या दो क्वेश्चन अपने क्विज़ के भी करेंगे, जिससे हमें पता चले कि आज का आपका जो चैप्टर है वो आप लोगों ने कितना ध्यान से सुना या समझा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चों होलसेल ट्रेड के मतलब से। तो जैसा आपको पता है कि होलसेल ट्रेड किसकी कैटेगरी का है? इंटरनल ट्रेड की। मीन्स एक घरेलू जो व्यापार है, एक देश की अंदर की सीमा के अंदर जो व्यापार होते हैं, उसमें जो हमारा होलसेल ट्रेड है बहुत ही मेन एंड इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, बनाने वाला, वो क्वांटिटी बना रहा है, वहाँ से बल्क में जो भी एक होलसेलर है थोक में माल खरीदता है, बहुत सारी क्वांटिटी में, एक बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी जिसको आप कह सकते हैं ना, उस लार्ज क्वांटिटी में वो माल खरीद लेता है और फिर वो आगे धीरे धीरे, चाहे वो रिटेलर को बेच रहा है, ज़्यादातर तो वो रिटेलर को ही बेचता है, कंज्यूमर को वो डायरेक्टली नहीं बेचता। ठीक है, अब क्योंकि एकदम से तो सारा माल बिकेगा नहीं, तो वो माल कहाँ रख लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर करने के लिए जैसे गोडाउन्स हैं, वेयर हाउस हैं, ठीक है, वहाँ पे आप इन गुड्स को स्टोर कर लेता है। जैसे जैसे वो रिटेलर को माल बेचेगा या कोई और मिडल मैन है उनको माल बेचेगा या कोई मर्चेंट है उनको माल बेचेगा, तो वो अपना गोडाउन से निकालेगा, अपना वेयर हाउस से निकालेगा और उन लोगों को माल देता चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये खुद ही कंज्यूम कर लेगा, नहीं, ये जो है ना होलसेल ट्रेड जो है वो फाइनल कंज्यूमर को डायरेक्टली कम ही देता है माल। बीच वाले जो मिडल मैन हैं उन्हीं को जो ये माल है वो देगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जितने भी जो भी कस्टमर्स होते हैं, एक अक्सर जो हम चीज़ कहते हैं कि होलसेलर के जो कस्टमर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कमर्शियल यूज़र्स। कमर्शियल यूज़र्स क्यों? क्योंकि वो कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीद रहे, वो आगे उसको सेल करने के लिए ले रहे हैं, तो इसलिए वो हमारा क्या हो जाता है, एक किस्म से हम उनको कह सकते हैं कि वो एक अल्टीमेट कस्टमर हमारे नहीं है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होलसेल ट्रेड किसे कहते हैं? कि जिसमें हम बल्क में माल खरीदते हैं और धीरे धीरे हम उस माल को बेच देते हैं। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, दो तीन अच्छे अच्छे ऑथर्स ने जो इसकी डेफिनेशन दी है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू मैसन एंड रथ। वो क्या कहते हैं? ए पर्सन और फर्म दैट बाइज मर्केंडाइज एंड रिसेल्स इट। अब यहाँ पे जब आप कोई भी डेफिनेशन करने चलते हो ना बच्चों, तो उसका अर्थ भी आपको समझ में आना चाहिए कि चाहे कोई भी व्यक्ति है या कोई भी फर्म है जो मर्केंडाइज मीन्स जो माल खरीद रही है, जो एक स्टॉक आपने खरीदा है, ठीक है, एंड रीसेल्स इट आइदर टू रिटेलर, कि आप उसको दोबारा बेच रहे हैं, आपने माल खरीदा और फिर आप किसको बेच रहे हैं? उसको रिटेलर को बेच रहे हैं ताकि वो उसको फर्दर आगे कंज्यूमर को सेल कर सके, किसी बिजनेस फर्म को सेल कर सके कि वो अपने इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है या बिजनेस यूज़ के लिए है। तो ऐसा कोई अगर जो भी पर्सन है या फर्म है वो जो कर रही है, जो ऐसा करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड ए होलसेलर।
ठीक है, तो क्या हुआ इसकी, ए पर्सन और फर्म दैट बाइज मर्केंडाइज एंड रिसेल्स इट आइदर टू रिटेलर फॉर सब्सिक्वेंट रिसेल टू द कंज्यूमर और बिजनेस फर्म्स फॉर इंडस्ट्रियल और बिजनेस यूज इज कॉल्ड ए होलसेलर। ठीक है, दूसरा एक है हमारा सेंसर ब्यूरो ऑफ यूएसए, उन्होंने क्या बताया, ऑल मर्चेंट्स, जितने भी व्यापारी हैं, एजेंट्स हैं एंड असेंबलर्स, बिटवीन प्रोड्यूसर्स ऑन द वन हैंड, ठीक है, एक तरफ तो वो क्या कर रहे हैं, जो भी उत्पादक है, प्रोड्यूसर्स मीन्स यहाँ पे क्या है, उत्पादक, जिन्होंने वो चीज़ बनाई है, तो प्रोड्यूसर्स एक तरफ तो वो प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स और यूजर्स ऑन द अदर्स, कि उनके एक तरफ कौन है, एक तरफ माल बनाने वाला है और दूसरी तरफ कौन है, रिटेलर, जिसको वो माल बेचेंगे या जो भी यूज़ करने वाले हैं उस माल को, उनके बीच की जो कड़ी है वो हमारी क्या कहलाती है, होलसेलर। एक मिडल मैन हो गया ना, तो ये किसने बताया, हमारा अकॉर्डिंग टू सेंसर ब्यूरो ऑफ यूएसए। थर्ड एक डेफिनेशन हम और करने जा रहे हैं बच्चों, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू एसी थॉमस, अ होलसेलर इज अ ट्रेडर हु परचेजेस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड रिसेल्स देम टू रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटीज। वो क्या कहता है, बहुत इजी सी एक डेफिनेशन दी है थॉमस ने, बहुत आसान भी है और अच्छे से आपको क्लियर भी करती है, क्लैरिफाई भी कर देती है कि होलसेल ट्रेड होता क्या है। तो क्या है होलसेलर, या जो भी होलसेलर है, कि एक ऐसा व्यापारी जो मैन्युफैक्चरर से बहुत लार्ज क्वांटिटी में माल खरीद रहा है और उसी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में किसको बेचता है, रिटेलर को बेचता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, होलसेलर। ठीक है, पता चल गया अब आपको होलसेलर क्या है, कि हमने उत्पादक से माल बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना है और उससे आगे थोड़ा थोड़ा करके हम बेचते हैं, दैट इज़ होलसेलर। अब फीचर्स क्या हैं, जब मतलब समझ में आ गया तो फीचर्स तो बड़े आराम से समझ में आ जाती हैं, है ना। तो चलिए फीचर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली फीचर क्या है बच्चों, बाइज एंड सेल्स गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। ये माल खरीदता भी है और बेचता भी है, किसमें, बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में माल खरीदते बेचते हैं। सेकेंडली, डील्स ओनली अ फ्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। ये नहीं होगा कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के प्रोडक्ट्स होंगे, नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं ना, तो इसके लिए फिर हमारा क्या रहता है इसमें, कि वो कम प्रकार की वस्तुओं में जो डील करते हैं, एक या दो या चार जो भी है। जबकि रिटेलर के पास आप देखोगे कि रिटेलर की दुकान पे आप जाते हो तो आपको कई प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, हो सकता है 40-50 कुछ भी मिल सकती हैं, लेकिन जो होलसेलर है उसके पास एक या दो तीन चार ऐसा ही मिलता है। थर्ड है, एक्ट्स एज मिडलमैन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर। अभी हमने देखा उत्पादक से माल खरीदेगा, जो उसे हम प्रोड्यूसर कह रहे हैं, और माल किसको बेच रहा है, वो फिर रिटेलर को, कि जो आगे छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा करके माल को भेजेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, यूजुअली मेक्स कैश परचेजेस एंड क्रेडिट सेल्स। ज़्यादातर अभी करता क्या है, वहाँ से तो नकद में पैसा दे के माल खरीद लेता है, उसने दे दिया प्रोड्यूसर्स को पैसा, माल खरीद लिया। अब लेकिन भाई माल आपने ख़रीदा 10,000 अगर गुड्स खरीदी हैं तो एकदम से तो नहीं बिकेंगी, धीरे धीरे ही बिकेंगी ना, तो उसके लिए फिर उसको क्या करना है, माल निकालना भी तो है सारा का सारा, तो वो माल उधार में बेचना पड़ता है उसको बहुत सारा, तो वो कैश में ख़रीदता है और उधार में माल बेचता है। जब इतना सारा काम वो ऐसे करेगा तो उसको कैपिटल भी कैसी चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा, ह्यूज माने बहुत ज़्यादा, नीड ह्यूज कैपिटल, उसे बहुत सारी कैपिटल की जरूरत होती है। अब क्योंकि उसके पास माल भी बहुत सारा है तो स्टोर कहाँ करेगा वो अपना, स्टोरेज ऑफ गुड्स इन गोडाउन। अभी हमने किया था ना कि वेयर हाउस में माल लगा लिया या गोडाउन्स में माल लगा लिया, तो वहाँ पे वो अपने गुड्स को, क्योंकि जब आप स्टोर नहीं करोगे तो वो ख़राब हो जाएंगी, और ख़राब हो जाएंगी तो आपको नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। एंड द लास्ट इज़ लेस डेकोरेशन ऑफ शॉप्स। इनको शॉप्स पे ज़्यादा डेकोरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट सैंपल रखते हैं, माल तो इनका गोडाउन्स पे रहता है, बल्क में इन्होंने बेचना है अभी भी,
कोई एक एक या दो दो तो पीस बेचते नहीं हैं, ये तो 40-50-100 पीस बेचते हैं। तो इनको शॉप की डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं होती। जबकि अगर आप देखिए आम जो रिटेलर होता है ना, वो बड़े अच्छे से एक करके रखता है भी हाँ हम जा रहे हैं, अगर हमें तो वहाँ पे अच्छा भी लगे कि हर चीज़ अपनी सही ढंग से प्रेजेंट हो रही है, क्योंकि आइटम्स बहुत सारी हैं, तो उसे वो उस हिसाब से सारा का सारा करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थी हमारी फीचर्स। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा आता है वो अब हमारा क्या आ रहा है, फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ होलसेल ट्रेड। तो पहला फंक्शन जो है इसका क्या है, वो असेंबलिंग। कि अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को जो उसने अगर जो सामान है अगर उसकी कोई असेंबलिंग वगैरह होनी है तो ये क्या करता है, उसकी असेंबलिंग भी करता है। तो ये होलसेल ट्रेड का काम है। दूसरा इसमें क्या फंक्शन है बच्चों, इसका स्टोरेज। अभी मैंने आपको बताया माल एकदम से तो सारा बिकेगा नहीं, तो उसे कहाँ रखना पड़ेगा, गोडाउन्स में रखना पड़ेगा। तो गोडाउन्स में रखना है तो इसके लिए उसको क्या काम कर रहा है, वो स्टोरेज की फैसिलिटी भी दे रहा है। ग्रेडिंग एंड पैकिंग, वो उनको अपनी हिसाब से भी ग्रेडिंग और पैकिंग भी कर सकता है आगे बेचने के लिए। ज़रूरी नहीं होता कि मैन्युफैक्चरर होगा, वो उसके हिसाब से वो आगे भी उनके साथ सेटिंग हो जाती है। मार्केट इन्फॉर्मेशन, जितनी भी मार्केट की इन्फॉर्मेशन है, जस्ट लाइक कि कंज्यूमर क्या पसंद करता है, कस्टमर कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, ये सब काम जो है, क्योंकि रिटेलर को पता चलेगा, रिटेलर होलसेलर को बताएगा, होलसेलर किसको देखेगा, मैन्युफैक्चरर को। फिर है डिस्पर्सिंग एंड सेलिंग। यहाँ पे अब वो चीज़ों को जगह जगह बांटना, बेचना, ये सारा का काम भी किसका है, होलसेलर का है। थोक व्यापारी करेगा ना ये सारा काम, तो क्योंकि उसने तो माल उठा लिया। अब जगह जगह जिसको चाहिए, अब कहते हैं जैसे कि पूरा हरियाणा है, हरियाणा की डीलरशिप एक पर्सन को दे दी। अब पूरे हरियाणा में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने सारे ज़िले हैं, तो वहाँ पे जगह जगह माल पहुँचाना, भेजना, बेचना, उसको वो सब कौन कर रहा है, होलसेलर। नेक्स्ट आता है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग कैसे है, अब उसने क्या किया, माल तो सारा खरीद लिया, अब आगे वो बिके ना बिके, कितने में बिकता है, हो सकता है कि कई बार तो उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कई बार ऐसे कॉम्पिटिटर मार्केट में उतर आए कि हो सकता है कि आपसे भी अच्छा प्रोडक्ट वो कम रेट में दे रहे हो, तो वहाँ पे उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पे वो रिस्क कौन बियर कर रहा है, मैन्युफैक्चरर ने तो माल बेच दिया है, माल किसके पास है, अब होलसेलर के पास है, तो सारा का सारा उसको ही बियर करना पड़ेगा ना। फाइनेंसिंग, पैसे का भी हो जाता है, क्योंकि देखो अभी हमने अपनी फीचर्स में किया कि कैश परचेजेस एंड क्रेडिट सेल। माल तो उसने नकद में ख़रीदा, मैन्युफैक्चरर से पैसा दिया उसने और उससे माल ख़रीद कर लाया, लेकिन माल आगे तो कैश में नहीं बिक रहा, आगे तो आपने उधार में बेचना है, तो पैसा भी उसका सारा का सारा लग गया। ठीक है ना। तो ये हमारे बच्चों इसके क्या थे, फंक्शंस, कि होलसेल जो ट्रेड है उसके हमारे क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या काम करता है। चलिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ दैट इज़ सर्विसेज ऑफ होलसेलर। होलसेलर जो है वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है और किस किस को करता है। सबसे पहली बात तो आती है किस किस को करता है, तब हम देखेंगे ना कि किस किस को क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि एक तो सर्विसेज ऑफ होलसेलर टुवर्ड्स प्रोड्यूसर्स, कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। दूसरा, रिटेलर्स को प्रोवाइड करता है क्योंकि उनको भी तो माल बेचता है। तीसरा, सोसाइटी के लिए भी उसकी सर्विसेज हैं। अब आप सोचेंगे उत्पादक से माल खरीदा तो उसके लिए तो चलो हो गया, रिटेलर को माल बेचा तो उसके लिए भी हो गया, तो ये सोसाइटी कहाँ से आ गई? नहीं, जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो होलसेलर है, हम भी हैं, चाहे कोई भी इंसान है, सोसाइटी के प्रति तो हर एक की जिम्मेवारी रहती है ना। हर एक का हमारा होता है कि भी हम अपनी सोसाइटी के लिए भी, अपना समाज के लिए भी हमारे कर्तव्य होते हैं, हमें काम करने पड़ते हैं हर चीज़ कि हमारा भी समाज जो है वो अच्छा रहे और उसमें हम अपने नैतिक मूल्यों का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो चलिए बच्चों, पहला अब हम टाइप करने जा रहे हैं, वो क्या है हमारा, सर्विसेज टुवर्ड्स प्रोड्यूसर्स, या फिर आप किसे कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो सर्विस हमारी आ गई है वो है हमारी प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। अब यहाँ पे इसका क्या काम आ जाता है कि जितनी भी डिमांड है, कैसे पता लगाएगा, होलसेलर का तो डायरेक्ट कंज्यूमर से लेना देना ही नहीं है, पर होलसेलर का रिटेलर से लेना देना है। जब रिटेलर के पास कस्टमर आएगा, वो मांगेगा मुझे ये सामान चाहिए, इस तरीके का चाहिए, तो वहाँ से क्या होता है कि डिमांड निकल के आती है। आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप मार्केट में जाके मांगते हो ना उसको। आपको कोई सोप अच्छी लग रही है, शैम्पू अच्छा लग रहा है, तो आप वही जाके डिमांड करते हैं कि भाई हमें भी यही वाला चाहिए। तो अब जब लोग मांगने आएंगे तो पता चलेगा भी हाँ इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो वो रिटेलर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर होलसेलर को बोलेगा कि भाई इतना माल मुझे चाहिए क्योंकि लोग बड़ा मांग रहे हैं इस माल को। अब वो होलसेलर आगे किससे लेकर आएगा, मैन्युफैक्चरर से। तो वो सारी की सारी डिमांड जो है वो मैन्युफैक्चरर को बता देगा कि आपके प्रोडक्ट की इतनी मांग हो रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग, मुझे इतना माल चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना माल जो है वो बना दीजिए। ठीक है, पहला तो था प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। सेकंड हमारा आता है बच्चों एक्टिंग एज ए मिडलमैन। मिडलमैन का काम कैसे करता है, अभी किया हमने। एक तरफ कौन है इसके, मैन्युफैक्चरर, उत्पादक से माल लिया, दूसरी तरफ कौन है, रिटेलर, उनके बीच की कड़ी है ना ये, तो ये क्या हो गया, एक मध्यस्थता कर रहा है, बीच की कड़ी का काम करता है। तीसरा है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। अभी हमने इसके फंक्शंस में भी पढ़ा था ना, कैसे हेल्प करता है ये, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है उधार में, और रिटेलर को मैन्युफैक्चरर से नकद माल खरीदता है, और रिटेलर को कैसे बेचता है, उधार में माल बेचता है। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि भी देखो, रिटेलर के पास, अगर रिटेलर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ख़रीदता तो उसके पास इतना पैसा था नहीं कि वो उसको दे देता। तो अब यहाँ पे होलसेलर ने क्या करा कि भी उनकी हेल्प कर रहा है। अब यहाँ मैन्युफैक्चरर्स की भी हेल्प हो गई। कैसे हेल्प हो गई, क्योंकि उसने उनको नकद में पैसा दे दिया, तो उनको पैसा लगाने की और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना माल वो बना रहे हैं उतना उनको कैश में मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में भी बहुत हेल्प करता है। अब जब आप बल्क में माल खरीदते हैं तो आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना। अब कंपनी जो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है वो कर रही है, वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन अब वो उसमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि उसने भी बहुत बड़ी मात्रा में माल खरीदा हुआ है, तो वो अपने ढंग से विज्ञापन करेगा। एडवर्टीजमेंट का बच्चों बहुत इफेक्ट पड़ता है। कैसे, अब आप टीवी में देखते हो, कोई शैम्पू है, कोई चीज़ के और चीज़ें हैं, परफ्यूम है, जो वो लगाते हैं, चाहे वो कोई भी एक्टर है ना, कोई भी चीज़ है, बार बार उसकी ऐड दिखाते हैं, तो हमें लगता है कि भाई नहीं ये चीज़ बहुत अच्छी है। हम क्या सोचते हैं, भाई ये चीज़ इसमें इस तरीके से दिखा रहे हैं, एक हेयर ऑयल लगाया, उससे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, सिल्की हो गए हैं, तो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं नहीं हमें भी यही हेयर ऑयल चाहिए, है ना। तो वो वहाँ पे क्या चीज़ है कि एडवर्टाइजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट प्ले करती है कि आपकी सेल बढ़ाने में। अब सेल बढ़ानी है तो मैन्युफैक्चरर तो कर ही रहा है, यहाँ पे होलसेलर भी जो है वो एडवर्टाइजिंग में उसकी हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज़। अब आपने माल खरीद लिया तो अब आप उनको स्टोरेज फैसिलिटी अपने आप ऑटोमेटिकली दे रहे हो। जब माल खरीदोगे तो आप अपने गोडाउन्स में लगा रहे हो, तो कंपनी को भी फ़ायदा और आपको भी फ़ायदा हो जाता है। प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़। अब आपने माल ख़रीदा है, आपके पास माल पड़ा है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपने पूरे हरियाणा की एक डीलरशिप ले रखी है, तो अब हरियाणा में कहीं भी कोई माल बेचना होगा तो वो कैसे पहुंचेगा, जिस होलसेलर के पास मुकाम है उस होलसेलर की जिम्मेवारी है कि वहाँ पे जो माल है वो पहुँचाए। ठीक है। स्टेबलाइजिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स। अभी गुड्स के प्राइसेस को कैसे स्टेबलाइज करता है,
गुड्स के प्राइसेस को ये ऐसे स्टेबलाइज करता है कि इनके हाथ में होता है। जैसे कि अगर आप मार्केट में डिमांड है और आप माल ही नहीं निकाल रहे, मैन्युफैक्चरर से तो आपने माल ख़रीद लिया, लेकिन आप मार्केट में ये शो कर रहे हो कि माल ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, माल उस चीज़ की कीमतें बढ़ जाएंगी, है ना। लेकिन अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा एकदम से फिर निकालोगे तो फिर क्या हो जाएगी, कीमतें कम हो जाएंगी। तो ये लेकिन एक ऐसा नहीं करते होलसेलर, क्या है कि ठीक है जितनी जितनी चाहिए उतना उतना निकाल रहे हैं, तो उससे क्या है, ना तो प्राइस ज़्यादा अप होंगे और ना ही ज़्यादा लो होंगे। मतलब एक सही से जो प्राइस है वो चलते रहते हैं। और जब सारा काम स्मूथली चलता है तो उससे फिर हमारा क्या हो जाता है, अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन की इकोनॉमी है वो भी हम मतलब एक अचीव कर लेते हैं कि प्रोडक्शन भी जो हमारा होता है ना वो कम पैसों में हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी हर चीज़ देखें रेट बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट पे तो अफेक्ट करेगी ना। अगर आपका सारा कुछ स्मूथली चल रहा है, सही से चल रहा है, तो जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करते हैं बच्चों उतना ही हमारा उस चीज़ का रेट भी क्या पड़ता है, कम पड़ता है। ठीक है, तो ये कौन सी सर्विसेज थी हमारी, सर्विसेज टुवर्ड्स प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर, किसने दी हैं, होलसेलर ने। चलिए दूसरी नेक्स्ट आगे सर्विसेज देखते हैं। अब हम किसके लिए आ रही हैं, सर्विसेज टुवर्ड्स रिटेलर्स। अब रिटेलर के लिए क्या क्या सर्विसेज हैं, चलिए रिटेलर के लिए भी उसी टाइप की सर्विसेज हैं। सबसे पहली जो सर्विस है दैट इज़ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि गुड्स की सप्लाई कर रहा है, जैसे जैसे उनको चाहिए वैसे वैसे। क्योंकि एक व्यक्ति के पास अगर बहुत सारा माल पड़ा हुआ है तो जैसे जैसे रिटेलर मांगेगा, रिटेलर कब मांगेगा, जब उससे कंज्यूमर मांग रहा है, तो वो वैसे वैसे उसको जो पूर्ति कर देगा उसकी। है दूसरा क्या है, बेनिफिट ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरर को भी उसका बेनिफिट था और रिटेलर को भी उसका बेनिफिट हो रहा है ना। क्योंकि जब एक प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट होती है तो हर एक को फ़ायदा होता है उसको, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो या फिर वो कंज्यूमर हो। क्यों, कंज्यूमर को उसके थ्रू पता चलेगा कि माल कैसा है, क्या रेट है, क्या इसमें क्वालिटीज़ हैं, क्या ये क्यों ये जो प्रोडक्ट है वो औरों से अलग कैसे है ना। तो उससे जब एडवर्टीज़मेंट से एक उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है कस्टमर, तो उससे उसकी सेल बढ़ेगी। सेल बढ़ेगी तो हर एक को फ़ायदा है, रिटेलर को भी फ़ायदा है, होलसेलर को भी फ़ायदा है और मैन्युफैक्चरर को भी फ़ायदा है। नेक्स्ट आता है सर्विसेज टुवर्ड्स रिटेलर में फाइनेंशियल हेल्प। अब ये फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, कैसे, क्योंकि इन्होंने मैन्युफैक्चरर से माल कैसे ख़रीदा, नकद में, इनको दे कैसे रहे हैं, उधार में। फ़ायदा हो गया ना कि जब रिटेलर माल बेच देगा उसके पास पैसा आएगा तो वो होलसेलर को देता चला जाएगा, तो उसका पैसा भी एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं लगा और उसने अपनी सेल भी कर ली। कंसल्टेंसी सर्विसेज, यहाँ पे वो कंसल्टेंसी सर्विसेज भी करते हैं। वो कस्टमर को बताते हैं सारी की सारी बातें कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोडक्ट बेटर क्यों है, आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट रहेंगे, ईच एंड एवरीथिंग दे टोल्ड। तो यहाँ पे जब रिटेलर को चीज़ पता होगी तभी तो वो कस्टमर को बताएगा ना। फिर नेक्स्ट आता है पैकिंग फैसिलिटी। पैकिंग फैसिलिटी में क्या हो जाता है कि जैसे होलसेलर का भी हमने किया था, इसके फंक्शंस में भी हमने देखा था, अपने हिसाब से वो पैकिंग कर सकता है, उसको ग्रेडिंग कर सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि होलसेलर ने अपने हिसाब से ग्रेडिंग कर रखी है, पैकिंग कर रखी है, तो रिटेलर को फ़ायदा हो गया कि भाई वहाँ से उसने बड़े डब्बों में लाया, अब रिटेलर को देना तो उसको छोटे छोटे डब्बों में अपने हिसाब से वो सारा पैक करके दे देगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स। अब जैसे जैसे कोई नया प्रोडक्ट आएगा, रिटेलर को कौन बताने वाला है, होलसेलर। वो ये बताएगा उसको कि भाई अब मार्केट में ये नया प्रोडक्ट आ रहा है, मैं तुम्हें ये इस प्राइस पर दे सकता हूँ। तो इससे रिटेलर को क्या फ़ायदा होगा, उसकी नए प्रोडक्ट्स के बारे में भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, जानकारी प्राप्त होती है। अब जब उसे नया प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी तभी तो वो अपने कस्टमर्स को दे सकता है ना, अदरवाइज तो वो दे ही नहीं सकता है। और मेन चीज़
सबसे मेन फ़ायदा क्या होता है होलसेल का कि रिटेलर के लिए कि रिजनेबल प्राइस, आपको रिजनेबल प्राइस पे चीज़ मिल गई, क्योंकि बल्क में माल ख़रीदा हुआ है। जैसे मैंने आपको शुरू में भी एक एग्जांपल दिया था कि कोई एक चीज़ है जिसको 100 रुपये उसकी कॉस्ट आ रही है, आगे से आगे आप उसको बेचते चले जाओगे तो हर पर्सन उस पर अपना पैसा ऐड करता चला जाता है। जैसा देखिए ना, आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम होता है, ऑनलाइन चीज़ें, हर बच्चा जो है वो इस चीज़ों को ज़रूर देखता होगा कि आप नेट यूज़ करते हैं, आप देखते हैं कि कोई चीज़ें सेल करने वाली हैं, बहुत सारे लोगों के स्टेटस में लगा होता है कि ये चीज़ है इतने में मिलेगी, ये चीज़ है इतने में मिलेगी। फिर कई लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ों को कोई एक जो सेलर है वो उसको 500 में दे रहा है, दूसरा 600 में दे रहा है, तीसरा 700 में दे रहा है, तो यहाँ 100 रुपये बढ़ते क्यों चले गए? अब जो किसी के संपर्क में आया ही नहीं 500 वाला, वो 700 रुपये वाले से चीज़ खरीद सकता है, तो वहाँ पे उसने कितना एक्स्ट्रा पे कर रखा है? 200 रुपये। चीज़ कितने की थी? 500 की। किसी ने 600 वाले से लिया तो वहाँ पे उसने कितना पे कर रखा है? 600, मीन्स 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे हैं। किस नाम के थे वो सारे के सारे? वो इसी नाम के थे ना कि भी हर एक पर्सन ने अपना अपना फ़ायदा निकाला हुआ है। तो होलसेलर में क्या है कि जब उसने इकट्ठा माल खरीद लिया, रिटेलर को माल बेच रहा है वो, तो उसे एक रिजनेबल प्राइस पे, क्योंकि जब आप इकट्ठा माल खरीदते हैं तो आपको थोड़ा सस्ते में मिल जाता है और आप बेचोगे उसे थोड़ा थोड़ा तो आप उसको ठीक रेट में, लेकिन फिर भी कंज्यूमर तक कहीं ना कहीं इतना एक्स्ट्रा नहीं होता और वो उसको रिजनेबल प्राइस पर मिल जाता है। तो ये कौन सी सर्विसेज थी? सर्विसेज टुवर्ड्स रिटेलर्स। और थर्ड टाइप की जो हमारी सर्विसेज आती हैं बच्चों, वो कौन सी हैं हमारी? सर्विसेज टुवर्ड्स सोसाइटी। जैसा मैंने आपको बताया कि सोसाइटी के लिए तो हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सोसाइटी तो हम कहीं पे इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, सोसाइटी के लिए सबसे पहला हमारा क्या है? कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशंस। अभी मैंने बताया, अगर ये लोग स्टोरेज कर लेंगे ज़्यादा, जमाखोरी जिसे कहते हैं, अगर वो कर लेंगे तो मार्केट में जो रेट्स हैं वो अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, जितनी जितनी ज़रूरत है माल उतना उतना देते चले जाते हैं, तो प्राइस ना तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ते हैं और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा कम होते हैं, वो सही से चलते रहते हैं। दूसरा फ़ायदा इसमें क्या हो जाता है? ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स भी आराम से मिल जाती हैं, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरर एकदम से बनाएगा नहीं बनाएगा, टाइम तो लगेगा ना हर चीज़ को बनाने में। अब यहाँ पे क्या है कि होलसेलर के पास ऑलरेडी माल पड़ा हुआ है, तो जितना जितना रिटेलर को चाहिए वो माल मंगवा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तीसरा है सिलेक्शन फैसिलिटी। यहाँ पे सिलेक्शन का भी फ़ायदा हो जाता है। जब आपके पास बहुत सारी कंपनीज़ का माल है तो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा माल आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, हर चीज़ देख सकते हैं। बेनिफिट ऑफ एडवर्टीज़मेंट, अभी मैंने आपको बताया था बेनिफिट ऑफ एडवर्टीज़मेंट का कैसे है। एडवर्टीज़मेंट के बेस पर ही आपकी सारी की सारी क्या हो रही है? सेल हो रही है। तो जब आपकी एडवर्टीज़मेंट के बेस पर सारी सेल हो रही है तो आपके कस्टमर उसी से बढ़ रहे हैं, उसी से बढ़ेंगे, उसी से आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो वहाँ पे सोसाइटी को भी तो इसका वो हो रहा है ना, क्योंकि आप एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं। और एडवर्टीज़मेंट का रूल ये होता है कि आपको उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू देना होता है, सच्ची और सही बात, कि झूठी बातों में भ्रामक चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, जो है एक्चुअल में वही फैक्ट जो है वो उन्हें प्रेजेंट करने चाहिए। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। कोई कस्टमर अगर कंप्लेंट करता है, उसको शिकायत है कि माल ख़राब है या इसमें ऐसी कमी है या हमें ये नहीं दिया गया है, तो ये होलसेलर की जिम्मेवारी होती है कि वो उनकी कंप्लेंट्स को दूर करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। किस चीज़ को पॉसिबल कर रहा है ये? बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को, क्योंकि जब आप ज़्यादा माल खरीदोगे तभी तो वो बड़ा प्रोडक्शन करेंगे ना। और आप माल कब खरीदोगे? जब आप माल को आगे बेच पाओगे, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंज्यूम कौन कर रहा है? अल्टीमेट सोसाइटी। सोसाइटी किन से मिलकर बनी है? हम लोगों से।
हम ही तो अपना सोसाइटी का पार्ट है। हम ही कहते हैं समाज है, ये है, वो है। समाज कुछ और नहीं है, समाज हम लोगों से ही मिलकर बना हुआ होता है। तो कहते हैं ना कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी जो है वो भी है सोसाइटी जो है उसी के थ्रू हमारी ये पॉसिबिलिटी होती है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज के चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ा, मीनिंग क्या था होलसेलर का, होलसेल ट्रेड का, उसकी फीचर्स क्या क्या थी, डेफिनेशन को हमने पढ़ा, और सबसे मेन चीज़ जो थी वो हमने पढ़ी सर्विसेज हमने 3 लोगों के उसके पढ़ी, सर्विसेज टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स, सर्विसेज टुवर्ड्स रिटेलर, एंड थर्ड इज सर्विसेज टुवर्ड्स सोसाइटी। नाउ द टाइम इज़ फॉर क्विज। अब देखते हैं आपको आया क्या है समझ में। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं बच्चों हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने, आपके पास, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से आंसर देना है। हु अमंग these can check the price fluctuations in the market by holding back the goods when prices fall and releasing the goods when prices rise? समझ आया क्वेश्चन? वो कह रहा है कि जो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, है ना, कीमतें उतार चढ़ाव उनमें आते रहते हैं, इनको कौन चेक करता है कि जब कीमतें गिर जाती हैं तो वो अपनी गुड्स सारी की सारी वापस ले लेते हैं मार्केट से, और जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं तो वो माल मार्केट में रिलीज़ कर देते हैं, मार्केट में माल देना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ना तो कीमतें ज़्यादा होंगी और ना ही कीमतें कम होंगी। तो ऐसा कौन करता है? पहला ऑप्शन है एजेंट। क्या एक एजेंट ऐसा करता है? दूसरा ऑप्शन है मर्केंटाइल एजेंट, कोई भी जो ये व्यापार करने वाला जो एजेंट है वो करता है ऐसा। थर्ड है होलसेलर। क्या एक होलसेलर ऐसा करता है, थोक व्यापारी जिसे आप कहते हैं, या फिर एक रिटेलर ऐसा करता है? कौन करता है ऐसा? सोचिए जरा। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा करता है होलसेलर। होलसेलर थोक व्यापारी करता है ना, कि जो प्राइसेस को फ्लक्चुएट नहीं होने देता, कम या ज़्यादा नहीं है। अगर उसे लगता है कीमतें गिर रही हैं तो वो माल वापस ले लेगा, ताकि क्या होगा कि माल की जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो कीमतें वापस बढ़ने लग जाएंगी, और जब कीमतें वापस बढ़ेंगी तो वो माल मार्केट में निकालना शुरू कर देगा, जिससे कीमतें वापस नॉर्मल आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। होलसेलर डील्स इन डैश क्वांटिटी ऑफ गुड्स। होलसेलर जो है वो कितनी क्वांटिटी में माल को डील करता है, मतलब कितनी क्वांटिटी का माल डील करता है? पहली ऑप्शन है स्मॉल, थोड़ी सी छोटी सी। दूसरी ऑप्शन है लिमिटेड, एक सीमित मात्रा में। तीसरा ऑप्शन है लार्ज, बहुत बड़ी मात्रा में। चौथा ऑप्शन है आपके पास मीडियम, कि बीच बीच का करता है। कौन सा करता है? ध्यान आया? होलसेलर करता है बच्चों लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स में, है ना, ये किया था ना हमने। तो होलसेलर जो है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स में जो है वो डील करता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।